मैं अपने माँ के बारे में क्या बोलूँ। मेरे को तो कुछ भी याद नहीं। मेरी छोटी बहन 6 महीना की थी। वो दम्मा की मरीज थी। बहुत डॉक्टर आया, देखा उनको, दम्मा शुरू था तो उसने सब ने लिख के दिया कि बहुत ही कमज़ोर है, इनको नशा का इंजेक्शन नहीं दिया जाए। फिर जो हम लोगों के फैमिली डॉक्टर थे तो यहाँ नहीं थे। जब वो आए तो 3 बजे देख के बोले दुल्हन की हालत तो बहुत ख़राब है। और फिर उन्होंने जो और डॉक्टर ने मना किया था वही इंजेक्शन दे दिया। फिर उनको सुला के चादर ओढ़ा दिया गया। तो डॉक्टर बोले कि किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और 10 बजे रात को उठेंगी तो उनको सिर्फ परवल का जूस पिलाया जाएगा। फिर मेरी छोटी बहन तो 6 महीना की थी, दादी लेके बाहर चली गई और हमको बाबा लेके गए अपने रूम में। मैं बाबा के साथ सोई थी और 2 नौकरानी थी। वो मेरी माँ के पास में बिस्तर लगा के सोई और एक और चाची थी, वो बिस्तर लगा के वो भी सोई। और जब रात को 10 बज गया तो एक मेरे चाचा थे, मेरे बाबूजी को लेके आए कि बहुत देर हो गया सोए हुए, अभी उठे नहीं है। तो उनको बाबूजी बोले कि आवाज़ मत करना, उठेंगे ही अभी। लेकिन वो लोग, बाबूजी भी बाहर चले गए, चाचा अपने घर में चले गए। फिर 3 बजे भोर में जो मेरी माँ की नौकरानी थी वो रात भर जगी रही। उससे जब नहीं देखा गया तो वो उठ के और माँ का चादर हटा के देखती है तो वो तो ख़त्म थी। बहुत ज़ोर से चिल्लाई वो कि घर में डकैती हो गया और सब लोग सोए पड़े हैं। वो मेरे चाचा के घर में आवाज़ गई। वो वहाँ से दौड़े हुए आए और मेरे बाबा को बोलते हैं कि चाचा जी आपके घर में तो डकैती हो गया, आपके घर में डकैती हो गया। मेरे बाबा बोले कि कुछ तो पता नहीं चला। तो फिर मैं भी उठ के, इतना ना चिल्ला रहे थे चाचा मेरे कि मैं भी बैठ गई। मैं बोली कि चाचा जी क्या हुआ? तो बोले कि तुम सो जा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं लेट गई और मेरे बाबा को लेके आए और बाबूजी को बुला के लाए और सबको दिखाए। बाबूजी तो चेहरा भी मेरी माँ को नहीं देखा, वैसा ही लौट गए। बाबा खूब चिल्लाने लगे। पूरा सब जितने चाचा लोग थे, भाई लोग थे, सभी, पूरा मेरा घर भर गया एकदम। मकान बहुत बड़ा है और जितने चाची लोग थी, दादी लोग थी, सब आ गए। मेरे बाबा तो अंदर आए ही नहीं। फिर माँ का तो कुछ है याद ही नहीं है। और उसी दिन से मेरे बाबा ने हम लोगों को, 3 बहन थी, तीनों को गला लगा लिए। और घर में जिधर देखो नौकर बाई सब भर गए कि सबको, मेरी दादी को बुला के बोले कि बच्चे सबको खूब हिफाजत से रखने के लिए, कोई तकलीफ नहीं हो। फिर एक
नौकरानी थी जिसको तुरंत बच्चा हुआ था। बाबा मुझे बोले कि छोटी जो बहन है उसको बोले कि मेरी दादी से कि पूछो अगर वो दूध पिलाएगी तो यही रहेगी और उसका सारा इंतज़ाम करेंगे। मेरे बाबूजी सुन लिए, वो आए, मेरी दादी से बोले दीदी मर जाएगी तो फेंक दिया जाएगा, लेकिन किसी बाई नौकरानी के दूध उसको नहीं पिलाने दो। और समझ लेना दीदी कि ये बुढ़ारी में मेरे को बच्चा हुआ है और आप इसको पालेंगी। उसी दिन से मेरी दादी छोटी बहन को गोद में ले ली और उसी दिन से वो उसको पालना शुरू की। और जब तक वो जिंदा रही हैं उन्हीं के पास सोती थी, वही खिलाती थी, तब वो खाती थी। स्कूल जाती थी तो बैठी रहती थी, जब स्कूल से आती थी तो खाना खिलाती थी। और फिर अब जब तक वो जिंदा रही हैं अपने ही पास सुलाती थी। उसकी शादी भी हो गई, आई तो भी अपने पास सुलाती थी। बोली कि बबुआ मेरे को बोले, इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूँगी तुमको मेरे ही पास रहना है। इसलिए माँ को तो हम लोग देखा ही नहीं और कोई फोटो भी नहीं है कि देख पावे, इसलिए माँ के बारे में मैं क्या बोलूँ। बाबा बहुत चाहते थे हम लोगों को, तब तक तो हम लोग बाबूजी के बारे में जानते भी नहीं थे कि कैसे हैं नहीं हैं क्या है, चूँकि हमेशा बाबा ही अपने पास रखते थे। जब बाबा मर गए तो हम लोग लगता था कि अनाथ हो गए, अब क्या होगा। तो फिर बाबूजी अपने गले लगा लिए। उसी दिन से वो हमेशा कुछ कुछ सिखाना पढ़ाना। मुझे पढ़ने की बहुत शौक थी तो बोलते थे पढ़ो, क्या पढ़ना चाहती, स्कूल में नहीं घर ही में। तो मैं स्कूल से किताब लाती थी, पढ़ती थी। मेरी भाभी बहुत छोटी थी, लेकिन जब वो आई तो जैसे माँ प्यार देती है अपने बच्चे को, उसी तरह से हम लोगों को वो भाभी मेरी पाल पोस। जब तक जिंदा रही हैं हमको ये नहीं पता चला कि मेरी माँ नहीं है। कब मुझे उठना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे खाना है, और सब करती थी। हरिहर छटर का मेला लगता था। जब बाबा मेरे जिंदा थे तो वो हर साल जाते थे पहले जा नहाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा को। मैं बोली कि मैं भी जाऊंगी, तो मेरे पिताजी बोले अरे ये कहाँ जाएगी, लेकिन नहीं, मेरे बाबा लेके गए और पूरा एशिया का पशु मेला लगता था वहाँ, तो पूरा घूम घूम के सब दिखाए। और एक लड़की लाल रंग के जूता पहनी थी तो मेरे को बहुत पसंद आया। मैं बाबा से बोली मेरे को भी वैसा ही चाहिए, तो उन्होंने वैसा ही उससे पूछा उसके परिवार वाले से कि कहाँ खरीदे हैं, तो लोग बताया। उसी दुकान पर मेरे को लेके गए और बोले पसंद करो, तो उस समय 5 रुपया में दिया था। और जूता मेरे को खरीद के बाबा दिए थे। रंग क्या दिए? हम कहाँ से देखेंगे? हम कहाँ से देखेंगे? ना बड़ा बिग बेग लड़की। अच्छा,
मोछ रखी रहती न खूब। एक बेरा बिगड़ रहन टोला के लोग जो है से ब्याग जाई रहल। वैसे चाचा तो मेरे बहुत थे, सब पटियाली के थे। अपने तो एक ही बाबूजी थे मेरे, एक ही। लेकिन दो चाचा बहुत मानते थे। एक वकील चाचा थे, बहुत बोलते थे, और एक दामोदर चाचा थे। जो दामोदर चाचा पीछे चल के मेरे ही घर में आ गए। बोले कि मैं अपना मकान छोड़ रहा हूँ, भूत प्रेत का कुछ बात बताए। तो चाची और चाचा को 3 रूम दिया गया, और मेरे ही घर में वो बहुत साल तक रहे। जब वो अपना मकान दूसरे जगह बनाए तो फिर सबको लेके गए। उनको भी 2-3 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। मेरे साथ सब बहुत खेलते थे। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, और आज भी है, ऐसा नहीं है। अब तो आँखों से थोड़ा कम दिखता है, इसलिए। नहीं तो कुछ दिन पहले तक तो मैं नॉवेल बहुत पढ़ती थी। स्कूल की लाइब्रेरी से जो नॉवेल था, 2 अलमारी भरी हुई थी, सब मैं ले आती थी भाभी के नाम पर। भाभी मेरी बहुत पढ़ती थी। फिर बाबा ने ज़मीन देके लाइब्रेरी बनवाया, और उसमें बहुत तरह की किताबें थी। तो उतना तो समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं बहुत पढ़ती थी। एक भाई थे, विश्वनाथ बाबू नाम था। वो बोले कि तुमको इतना शौक है तो सदस्य बन जाना। तो मैं दादी से आके बोली, तो बुला के उनको, भैया को बोले कि कितना पैसा लगेगा। तो 4 आने का महीना लगेगा। तो उन्होंने एक ही बार में 1 साल का पैसा जमा किया। संगम पत्रिका आता था लाइब्रेरी में, उसको पढ़ती थी, और पूरा जो भी दरवाजे पर आता था सबसे मैं साइन करवाती थी। बोली कि लाइब्रेरी में आओ और साइन करो। सब साइन करते थे। बोली कि ये तो नया नया सब शुरू किया इसने। अब बोले कि तो फिर लाइब्रेरी में किताब कहाँ से आएगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि पैसा तो कोई देगा नहीं, फिर किताब कैसे आएगा। तो फिर मैं सबके घर घर जाके बोली, आप लोग खाना बनाते हो ना, तो चावल में से रोज़ 1 मुट्ठी निकाल के किसी झोले में डालो। सब लोग 1-1 मुट्ठी रोज़ चावल निकालते थे, और महीना में एक दिन मैं 2-3 लड़की लेके जाती थी अपने मोहल्ला से, सब चावल लेके आती थी। दूसरे मोहल्ला में बाबूजी नहीं जाने देते थे, तो वहाँ लड़के लोग जाता था। तो इसलिए जब चावल इकट्ठा हो जाए ज़्यादा तो बनिया आके ले जाता था, और उसका पैसा देता था, तो उसी से किताब खरीदाता था। फिर हम लोग पढ़ते थे। बाबूजी पूछते थे क्या पढ़ी आज, क्या हुआ लाइब्रेरी में। सब बैठा बैठा के मेरे से पूछते थे। फिर शाम को रेडियो खोलेंगे, न्यूज़ देगा तो बैठाएंगे, बोलेंगे न्यूज़ सुनो। फिर रश्मि रठी दिनकर कविता लिखा हुआ है, वो हम लोग के कोर्स के किताब में था। तो बाबूजी खरीद के मंगाए और बोले कि इसको पढ़ो। और फिर रेडियो पर दिनकर जी कविता सुनाते थे, तो वैसे कुछ कुछ तो समझ में आती थी, बाबूजी समझाते थे मेरे को तो, और कुछ कुछ समझ में नहीं आती थी। तो बोलते थे कि कैसे तेरे समझ में नहीं आ रहा है, जो नहीं आवे पूछा करो।
तो मैं पूछती थी तो बाबूजी सब बताते थे और बोलते थे कि हाँ अब तेरे समझ में आई। और 2 बहनें तो मेरी बहुत छोटी थी तो वो लोग को नहीं बैठाते थे, क्योंकि छोटी बहन तो मेरी बहुत छोटी थी तो स्कूल भी नहीं जाती थी। और मंझली जो बहन थी उसको हार्ट का बीमारी था, लेकिन हमसे भी ज़्यादा दिमाग उसकी तेज थी। पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा, कुछ दिन तो हमारे साथ स्कूल गई, वहाँ शिक्षक लोग भी बोलते थे कि बहुत तेज दिमाग की लड़की है ये, एक बार बोलो फिर दूसरे बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर रामायण बहुत पढ़ती थी, रामायण उसको बहुत याद था। बाबूजी आपको क्या कह के बुलाते थे? बाबूजी मेरे को बउआ कह के बुलाते थे, और फिर शादी के बाद में मेरे को बचिया कह के बुलाते थे। और पूरा मोहल्ला में भी लोग बउआ के नाम से बुलाती थी सब भाभी लोग। और जो बड़े चाचा लोग थे वो बचिया कह के बुलाते थे। मुजफ्फरपुर भी ले गए थे घुमाने? हाँ, घुमाने के लिए मेरे को बहुत जगह ले गए। मुजफ्फरपुर में एक बार 57 में इलेक्शन हुआ था तो जवाहरलाल आए थे, तो मेरे एक चचेरा भाई हैं, उनके ससुर एसपी थे, उनको बुला के बाबूजी बोले कि बउआ को जवाहरलाल को दिखाओ। तो वो मेरे को लेके गए और बोले कि हाथ जोड़ के प्रणाम करो। तो फिर हमने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, वो हाथ बताए। फिर बनारस 2 बार गए, एक बार लेके गए तो यूनिवर्सिटी का मंदिर बन रहा था, वहाँ ले गए, पूरा मंदिर घुमाए। नाव पर मेरे को चढ़ने में बहुत डर लगता था, लेकिन वो गोद में बैठा के और नाव पर चढ़ाए और पूरा गंगा का सैर कराए। और जितना घाट है सब घाट के पास जाके नाव को खड़ा करवाते थे और सब बोलते थे कि ये फलाना है, ये फलाना है। हम लोग 80 के किनारे वहीं रुके हुए थे। हथुआ महाराज की कोठी थी, उसी पर 2nd फ्लोर पर बाबूजी हमारे रहते थे, वो रिलेशन में लगते थे। तो मेरे को सुबह सुबह उठाते थे और बोलते थे खिड़की से गंगा दर्शन करो। तो खिड़की पर खड़ा होके हम बहुत बहुत दूर तक गंगा जी को देखते रहते थे। विश्वनाथ जी का जो श्रृंगार दर्शन होता था वो मेरे को ले जाके दिखाते थे, ये देखो भोलेनाथ का श्रृंगार दर्शन है। ग्रेट बॉम्बे सर्कस आया हुआ था, वो मैंने देखा। मेरे टोला के भाभी लोग जा रही थी तो मेरे को नहीं जाने दिया गया। फिर मेरी दादी थी तो बोली कि जाओ। तो एक भाभी लगती हैं चचेरी, वो मेरे को लेके गई मुजफ्फरपुर। और 62 में अष्टजाम हुआ था, उसमें भी वो भाभी ही लेके मेरे को गई। चारों धाम के शंकराचार्य आए हुए थे, वो लोग संस्कृत में श्लोक बोल रहे थे, वो मेरे समझ में नहीं आया। मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो स्कूल के तरफ से
25 लड़के वैशाली गए थे। वैशाली का महोत्सव था, उसमें राजेंद्र बाबू आने वाले थे, राष्ट्रपति। फिर मैं भी बोली कि मैं भी जाऊंगी, तो बाबूजी ने मना किया कि तुम काहे के लिए जाओगी। लेकिन नहीं, मेरे साथ में मेरी एक फूआ थी, वो भी पढ़ती थी मेरे साथ। वो थी, मैं एक चचेरी बहन थी, वो थी, एक 3-4 लड़की हम लोग एक रिक्शा पर करके, जो स्कूल के हेड मास्टर थे वो साइकिल से गए और हम लोगों को रिक्शा से लेके गए। तो फिर जो मंच बना हुआ था उसके पास हम लोगों को आधा घंटा हम लोग पहले पहुँचे, तो वहाँ खड़ा करा दिए। फिर राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू आए। फिर वो बोले कि हम 5 लड़की से कि हाथ जोड़ के खड़ी हो जाओ। तो फिर हम लोग हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। फिर उन्होंने भाषण में क्या क्या बोला वो मेरे को याद नहीं है। इंदिरा गांधी मरी थी तो बाबूजी को बहुत तकलीफ हुआ। वैसे मेरे बाबूजी इंदिरा गांधी को अंदर से बहुत चाहते थे, बोलते थे कि बहुत स्ट्रांग लेडी है, ये देश को चलाएगी। लेकिन ऊपर से गाली भी देते थे। लेकिन जिस दिन वो मरी उस दिन हाहाकार मच गया। पूरे रेडियो खोल के बैठे हुए थे, हम लोग को बुलवाए, हम लोग भी सब बाहर में बैठे हुए थे और चाचा लोग भी सब बाहर में बैठे हुए थे। मेरे बच्चे भी सब बाहर में ही थे और उनके आँख से 2-4 बूंद आंसू गिरा। तो फिर मेरे एक चाचा पूछे कि ये क्या लाल बाबू, ये क्या है? तो बोले कि देश को चलाने वाला तो चली गई, अब तो कोई नेता है ही नहीं जो देश को चलाएगा। फिर उस दिन खाना घर का बंद करवा दिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ का रिवाज है कि जो कोई मरता है तो वो शाम खाना नहीं बनता है, उसके नाम पर एक शाम भूखा रहता है लोग। फिर घर में खाना बंद हो गया। अब तो कल हो के गुरुवार था, वो बुधवार के रोज 31 अक्टूबर को मरी थी। कल हो के गुरुवार था तो हम लोग व्रत रखते थे। मेरी भाभी बोली कि क्या करना है, कल तो व्रत है और आज खाना नहीं बनने दिए बाबूजी। फिर क्या हुआ, तो हम लोग 2 जन थे जो व्रत करते थे। दोनों जन 1-1 गिलास दूध पी के सोए। फिर उसके 12वीं या 13वीं के दिन वो स्कूल पर भोज था दलिद्र नारायण का। 2-3 गांव के बच्चे को बुलाया गया था, जिसमें हमारे बच्चे भी लोग सब शामिल थे। उनको ना घर से चावल, दाल, तेल, आलू, हल्दी, मसाला सब भेजा गया कि हम लोगों के यहाँ का भी उसमें शामिल हो और सबको खिलाओ। भाई के बारे में बोलूँगी। वो ना, मैं छोटी थी, मेरा बाल बहुत बड़ा बड़ा था। जब भी कॉलेज से आते थे छुट्टी में, सबसे पहले मेरा बाल काट देंगे, काजल नहीं लगाने देंगे। काजल से उनको बहुत चीज़ थी। तो जब वो नहीं रहेंगे तब हम लोग सब लोग काजल लगाएंगे। हाँ। और कहीं भी खेलने के लिए निकलने नहीं देते थे, घर ही में खेलो, नॉवेल नहीं पढ़ो। अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो फिर हम लोग भगवान से मन्नत मांगते थे। अपनी 3-4 चचेरी बहन थी, उनको बुलाती थी,
बोलती थी भगवान को तुलसी पर राम नाम लिख के चढ़ाओ कि भाई जी कॉलेज खुले और जल्दी चले जाए। तो जब वो सुने तब बहुत हंसे, बोले कि मेरे नाम पर ही तुलसी चढ़ाती है भगवान को। हालांकि कभी डांटा भी नहीं उन्होंने, बहुत प्यार करते थे। और स्कूल में जा रही थी तो हम लोग 3 बहन थे, तो मझली बहन और हम दोनों को साड़ी पहनवाए। मेरे को तो साड़ी पहनने आता नहीं था, तो साड़ी पहनवाए और दोनों को खड़ा करा के बाहर में किताब लिए हुए मैं थी, तो फोटो खींचे। अब बोले कि फ़ोटो दिखाएंगे तुमको। फिर गए मुजफ्फरपुर, वहाँ से आए तो फ़ोटो लेके आए। बोले देखो कितना बढ़िया तुम्हारा फ़ोटो आया है। और मेरी छोटी बहन का नाम कृष्णा है, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, बहुत छोटी है हमसे, लेकिन दोनों बहन में कभी तो मैं नहीं हुआ। जो वो चाहती थी मैं उसको देती थी, बोलती थी। आज भी है, उसके यहाँ कई बार गई हूँ मैं, वो भी मेरे यहाँ आई है। फिर अभी भी बुलाती हूँ तो आती नहीं है। अब मेहमान थोड़ा शहर में रहना पसंद नहीं करते, बोलते हैं शहर की ज़िंदगी बधी हुई होती है, और देहात में वो लोग रहता है खूब खुला खुला, घूमते हैं चारों तरफ, बगीचा है, ज़मीन है, मकान है, गांव का लोग सब भी आता है, ये भी सबके यहाँ जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मुन्ना मेरा भतीजा का नाम है। वो ना बहुत नटखट था बचपन में, बहुत नटखट। मैं उसको आज भी बहुत प्यार करती हूँ। और मुजफ्फरपुर में उसका जन्म हुआ, मैं वहीं थी उसके जन्म में। उसको नर्स, डॉक्टर, नर्स जो थी वो मेरे को बोलती थी अगर भतीजा होगा तो नाक का लूँगी मैं। तो मैं बोल दिया कि ठीक है, भतीजा होगा तो तेरे को नाक में दूँगी। अब हुआ तो भतीजे ही। अब बोलने लगी कि मेरे को तुम बोली थी नाक में दो, नाक में दो। मैंने अपने दादी से बोला, वो बाबूजी से बोली, तो बाबूजी बोले कि अब तो मेरे को खरीदना ही पड़ेगा ना। मेरे को बुला के बोले अब मेरे को तो खरीदना ही पड़ेगा ना, तुम बोल दी उसको तो नाक में देना ही पड़ेगा ना। तो गए और मार्केट से सोने का नाक में खरीद के ले आए, मेरे को दिए, बोले कि तुम दो उसको। तब मैंने उसको दी, वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हुई। बोली फिर तेरे को भतीजा ही होगा, मैं ही रहूँगी और तुम ज़रूर आना। और भी वो लोग 6 भाई बहन हैं, तो और लोग में तो मैं नहीं थी, मेरी शादी हो चुकी थी मुन्ना के जन्म के बाद से, तो मैं और लोग में नहीं थी। लेकिन सभी आते जाते हैं। और सबसे छोटा लड़का तो आज भी यही है, थाने में रहता है परिवार लेके। वो लोग भी बराबर फुआ करता है, आता जाता है सब। बच्चे लोग हमारे भी उसके यहाँ जाते हैं, सबको बहुत प्यार करता है, बहुत। सभी आते जाते हैं, सबसे मोबाइल पर ही बातचीत होती है, क्योंकि मैं चलने में थोड़ा और बैठने में थोड़ा असमर्थ हूँ, इसलिए मैं जा नहीं सकती। तो वही लोग
आता जाता है। मेरी 2 पोतियाँ हैं, बहू भी। बड़ी वाली का नाम प्रियल है, वो नासिक में डॉक्टरी पढ़ती है। अभी लॉकडाउन में आजकल वो घर ही पर है। और छोटी वाली प्रियांशी है, वो 10वीं का अभी एग्ज़ाम दी है, उसका रिजल्ट अभी नहीं निकला है। पढ़ने में दोनों बहुत ही तेज है, बहुत प्यार करती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.